बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी 7th क्लास ऑफ प्रीमियम फोकस लेक्चर सीरीज़। सर हम एमएफए में लास्ट क्लास तक आईआरआर को कवर कर चुके थे। हमने आईआरआर कैलकुलेट करना सीख लिया था। हमने ये भी देखा था कि आईआरआर कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने ये देखा था कि सर बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में आपको जब भी वो डेट सिक्योरिटीज़ देगा, आपसे दो चीज़ें पूछेगा। ठीक है जी, या तो वो आपको मार्केट रेट देगा, ठीक है जी, आपको कैश फ्लोज देगा, आपको मार्केट रेट देगा और आपसे कैलकुलेट करवाएगा मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, तो आप इसमें करेंगे क्या, आप सीधा सीधा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज निकाल लेंगे एट मार्केट रेट। ये हमने लास्ट क्लास में एक मेथड सीखा था। फिर हमने ये देखा था कि सर एग्जाम में आपको वो कैश फ्लोज देगा, एग्जाम में आपको मार्केट वैल्यू दे देगा, ये दोनों चीज़ें दे देगा और आपसे कहेगा कि आप क्या निकाल के दो, मुझे मार्केट रेट निकाल के दो। अगर मार्केट रेट निकालने को कहे तो आपने आईआरआर ढूंढना है, आईआरआर ढूंढना है। ठीक है जी, आईआरआर अगर आपको मिल गया तो वही आपका मार्केट रेट होगा। ठीक है जी, आए जरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं खुद डेवलप कर रहा हूँ सर। अज्यूम करें कि एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू सर कोई 100 रुपए है। ठीक है जी, सर इसका कूपन रेट सर कोई 12% का। ठीक है जी, सर हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां का टैक्स रेट 30% है। ठीक है जी, सर इसी बॉन्ड का टर्म, रिमेनिंग टर्म सर 3 साल है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है भैया कि हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, मार्केट वैल्यू एक बॉन्ड की अभी इस वक्त मार्केट वैल्यू इस वक्त एक बॉन्ड की है 98। आपसे कहा जा रहा है जी 100 रुपए वाले बॉन्ड अगर 98 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है, 12% सर इसका इंटरेस्ट रेट है, कूपन रेट है, 30% हमारा टैक्स रेट है। बताएं जनाब इसका मार्केट रेट क्या है, वो क्या रेट है जिसकी वजह से ये 98 की वैल्यू डिटरमिन की गई है। ठीक है जी, वो कौन सा रेट था जिससे हमने कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली और वो 98 निकली। वो क्या रेट है जिससे 98 की मार्केट वैल्यू डिटरमिन की है। हमने कहा अभी मालूम किए देते हैं सर, हम आईआरआर ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास जो ईयर्स हैं, ईयर जीरो, जब भी आईआरआर ढूंढोगे ईयर जीरो पे आउटफ्लो दिखाओगे। ठीक है जी, 1, 2 और 3। अब आप एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचो, एक इन्वेस्टर ने ये बॉन्ड खरीदा होगा या खरीदेगा आज की तारीख में, वो कितना, 98। ठीक है जी, फिर सर सूद मिलेगा उसको, कितने का जी, 12 रुपए, 12 रुपए और 12 रुपए। और हमने कहा था कि हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से कि कंपनी अपने सूद पे क्या करती है, टैक्स सेव करती है। हम यहाँ टैक्स सेविंग्स ले लेंगे 30% के हिसाब से, 3.6, 3.6 और 3.6 और एंड पे सर रिडम्शन होगी, रिडम्शन प्रोसीड्स 100 रुपए की। अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हिसाब किताब है तो आप कहोगे जी 98 रुपीज़ का आउटले है। सर मेरे पास 8.4, मेरे पास 8.4 और 108.4 का हिसाब किताब आता है सर कैश फ्लोज का। ठीक है जी, ये कैश फ्लोज आ गया मेरे पास सर। अब इन कैश फ्लोज की मुझे सर इन ऐसा ऐसा रेट निकालना है जिससे इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्ट 98 के बराबर आ जाए, यानी हमारा एनपीवी 0 हो जाए। ठीक है जी, ऐसा रेट मैंने डिवाइस करना है। तो मैं काम करता हूं, मैं सबसे पहले सर इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, से कोई 10% में। ठीक है जी, अगर मैं 10% में इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो 98 ही रहेगा, ये ईयर जीरो पे है। पहला जो 8.4 है, 8.4 डिवाइडेड बाय 1.1, ये मेरे पास आता है सर 7.64। फिर 8.4 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 2, ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 6.94। और आखिरी वाला 108.4 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 3, ये मेरे पास मेरे बच्चों आता है 81.44। अगर मैं इन सबको एडअप करता हूं तो मेरे पास 10% के रेट से इस पर्टिकुलर बॉन्ड की एनपीवी आती है +6.94 +7.64 -98।
सर ये मेरे पास आता है नेगेटिव 1.98। इसका मतलब है भैया मुझे रेट थोड़ा सा छोटा इस्तेमाल करना चाहिए, छोटा रेट इस्तेमाल करना चाहिए, छोटा रेट, क्योंकि मेरे पास 10% रेट से कैश फ्लो ज्यादा छोटे हो गए, इसलिए एनपीवी नेगेटिव आ रही है। जब एनपीवी नेगेटिव आए तो उसका मतलब आपने रेट बड़ा यूज कर लिया, ज्यादा कम गए कैश फ्लोज। अब आप एक काम करें, छोटा रेट इस्तेमाल करें। व्हाई डोंट वी यूज अ रेट ऑफ से 6%? अगर मैं 6% यूज करूं तो इन्हीं कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू 6% पे क्या निकलेगी, 98 की तो 98 ही निकलेगी। ठीक है जी, इस 8.4 की 8.4 डिवाइडेड बाय 1.06, ये मेरे पास निकलती है 7.92। ठीक है जी सर, दूसरे वाले की सर ये निकलती है 7.48। सर तीसरे वाले की 108.4 डिवाइडेड बाय 1.06 रेज टू पावर 3, सर ये मेरे पास निकलती है 91.01। ऐसा। अब बताएं, अगर मैं इन सबको एडअप करता हूं तो सर मेरे पास 7.92 प्लस 7.48 माइनस 98, तो सर मेरे पास एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट पॉजिटिव में आ जाता है, दैट इज 8.414। ऐसा। अब दो रेट्स आ गया मेरे पास, दो एनपीवी आ गई। मैंने आपको कहा था जो छोटा रेट होगा उसको हम ए डिक्लेयर करेंगे, जो उसकी एनपीवी होगी उसको हम बड़ा ए डिक्लेयर करेंगे, जो बड़ा रेट होगा उसको हम बी डिक्लेयर करेंगे, और जो उससे रिलेटेड नेगेटिव एनपीवी होगी उसको हम बड़ा बी डिक्लेयर करेंगे। एक पॉजिटिव एनपीवी आपको चाहिए, एक नेगेटिव एनपीवी चाहिए। डन। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं अगर फंक्शन लगाऊं आईआरआर का, तो हमें एक बात पता है कि सर आईआरआर बराबर है छोटा ए प्लस उससे रिलेटेड एनपीवी डिवाइडेड बाय दिस बी माइनस ए। ऐसा। अब बताएं, अगर मैं आईआरआर के लिए वर्कआउट करूं तो मेरे पास छोटा ए इज 6%, ऐसा, प्लस बड़ा है उसकी एनपीवी 8.414, सर बड़ा है उसकी फिर एनपीवी 8.414, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.98। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय बी कितना है सर मेरे पास 10% माइनस 6%। पक्का जी। अब बताएं सर मेरे पास आईआरआर क्या आ रहा है। सर मेरे पास 0.06% प्लस 8.44414 डिवाइडेड बाय 8.414 1.98 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ये आता है सर मेरे पास, ये आता है सर मेरे पास 9.2%। ठीक है जी। अब अगर आप 9.2% से इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना, तो आईआरआर, ये आईआरआर है, लगभग इसकी एनपीवी 0 निकलेगी। अगर ऐसे हम टेस्ट भी कर लें कि 98 मेरे पास नेगेटिव है, ठीक है जी, इसमें अगर मैं ऐड करूं 8.4 डिवाइडेड बाय 1.092, फिर फर्दर ऐड करूं 8.4 डिवाइडेड बाय 1.092 रेज़ टू पावर 2 प्लस 108.4 डिवाइडेड बाय 1.092। ये एग्जाम में नहीं करना भाई, ये एग्जाम में नहीं करना, अल्लाह के वास्ते, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ये थर्ड कैश फ्लो, सर ये मेरा फर्स्ट कैश फ्लो, बीच वाला सेकंड कैश फ्लो। अगर मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो सर ये निकलती है 98 नेगेटिव, सर ये निकलता है मेरे बच्चों 0.00 इसका मतलब है सर यही हमारा आईआरआर है, 9.2% इज दी आईआरआर। अब ये याद रहेगा सर, आईआरआर निकालने के लिए बॉन्ड का आईआरआर इफेक्टिवली मार्केट रेट होगा, यानी वो रेट जिसपे अगर इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए तो वो एग्जैक्ट 98 निकलेगी। आप चेक कर सकते हो, यही वो रेट है जिसपे 98 निकल भी रही है। ठीक है। अब मेरे जहन में मैकेनिक्स बैठ गई कि जब भी मुझे मार्केट रेट मालूम करना होगा, मैं सारे कैश फ्लोज ड्राफ्ट करूंगा इंक्लूडिंग द नेगेटिव मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, एज एफ के इन्वेस्टर्स को खरीद रहा है, फिर मैं दो रेट्स पिक करूंगा, पहला रेट 10% ले लिया करूंगा मैं। ठीक है जी, तो इससे मेरे पास एनपीवी आ जाया करेगी एक अमाउंट। अगर वो पॉजिटिव हुई तो अगला रेट बड़ा लूंगा, क्योंकि इसका मतलब है 10% छोटा रेट है। और अगर वो नेगेटिव हुई तो इसका मतलब ये कि सर मुझे एक छोटे रेट से डिस्काउंट करके एक पॉजिटिव एनपीवी रखनी है, एक एनपीवी पॉजिटिव रखनी है, एक नेगेटिव रखनी है। ये तुम्हारे ना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है,
ठीक है जी, अदरवाइज 2 पॉजिटिव एनपीवी से भी जवाब आ जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रखना। ठीक है जी, फिर इस फंक्शन को लगा के आप ये निकाल सकते हैं, ये प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ IRR निकालना इज इनफ। पक्का जी, एक स्टेप और आगे बढ़े। चलो मेरे बच्चों, एक और सवाल हमारे सामने है जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ डेट मालूम करना है। ठीक है जी, यानी मार्केट रेट मालूम करना है, हमें फेस वैल्यू दी हुई है बॉन्ड की। ठीक है, हमें कूपन रेट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दी हुई है, ये बताया हुआ है जी कि टर्म 4 साल का है, रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपये और टैक्स रेट हमारे पास 30% का। सेम वही मेथड, सेम उसी तरीके से 4 साल के कैश फ्लोज हैं, आप रखें सर कैश फ्लोज ईयर 0। ठीक है जी, 1 सर 2 3 और 4। सर अगर मैं यहाँ रखूँ मार्केट वैल्यू 103.6433। अच्छा, फिर सर मेरे पास इंटरेस्ट कितना भैया, 13 13 13 13 13 13 13 और 13, ऐसा। अब बताएं सर, मैं इस पर टैक्स सेविंग्स ले लूं, 3.9 सर, 3.9 सर, 3.9 30% है ना टैक्स रेट इसलिए, और ये 3.9 डन हो गया जी, टैक्स सेविंग्स आ गई। अब रिडम्पशन प्रोसीड्स कितने की भैया, सर 100 रुपए की। अब बताएं, अगर मैं आपसे कहूं सर मेरे पास कैश फ्लोज क्या है, तो आपके पास 4 सालों के कैश फ्लोज हैं 103.6433। सर मेरे पास 9.1, मेरे पास 9.1, मेरे पास 9.1 और 109.1, ऐसा। अब मुझे बताएं, मुझे ऐसा रेट निकालना है जिससे इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू 103.64 के बराबर आ जाए। मैंने आपसे कहा कि हमेशा पहला रेट आप ले लिया करें 10% का। ठीक है जी, तो प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो मेरे पहले वाले की प्रेजेंट वैल्यू तो बहुत सीधी सीधी है, 103.6433। अब मैंने पहले 9.1 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 9.1 डिवाइडेड बाय 1.1, यह आता है सर मेरे पास 8.27। सर फिर दूसरा, ये मेरे पास आता है जनाब 7.52। सर तीसरा, ये मेरे पास आता है 6.84। और फिर मेरे पास 109.1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 4, ये मेरे पास आता है सर 74.52। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, इन सब का टोटल 1 2 3 और 4 और ये नेट कर दूं, तो मेरे पास सर 6.84 प्लस 7.52 प्लस 8.27, ठीक है जी, माइनस 103.6433, ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों नेगेटिव 6.5। नेगेटिव 6.5 एनपीवी आती है नेगेटिव 6.5, नेगेटिव 6.5। तो इसका मतलब है सर आपने बहुत बड़ा रेट इस्तेमाल कर लिया। ठीक है जी, अब आप एक काम करें, थोड़ा सा छोटा रेट इस्तेमाल करें जिससे प्रेजेंट वैल्यू उसके बराबर है। तो छोटा रेट हम क्या करें सर, कोई 6% का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम दोबारा प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। आप 6 भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप 5 भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप 7 भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो हम 6 इस्तेमाल करें सर, प्रेजेंट वैल्यू तो 103.63 ही रहेगी। अब 9.1 डिवाइडेड बाय ये, अब इस इन चारों की प्रेजेंट वैल्यू में 6% से निकालूंगा, 9.1 डिवाइडेड बाय 1.06, ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 8.58, 8.58। सर फिर दूसरे वाले 9.1 की प्रेजेंट वैल्यू सर 8.09, 8.1 कर दूं सर, 8.1। फिर सर मेरे पास 7.64, फिर मेरे पास लास्ट वाला सर 109.1 डिवाइडेड बाय 1.06 रेज टू द पावर 4, ये मेरे पास आता है जनाब 86.42। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया इन सबको भी ऐडअप कर दो, तो मेरे पास सर नेगेटिव 103.6433 प्लस 8.58 प्लस 8.1 प्लस 7.64 प्लस 86.42,
सर ये मेरे पास आता है पॉजिटिव 7.09 को मैं 7.1 ही कर देता हूँ ऐसा। अब दो एनपीवी आ गई, दो रेट्स आ गए सर मेरे पास। अब मैं असाइन कर देता हूँ, ये मेरा निका रेट है ए, सर ये उसकी एनपीवी है ऐसे ही। सर मेरा जो बड़ा रेट है, बड़ा रेट यानी 20 है, और ये उसकी नेगेटिव एनपीवी। डन। अब हमें काम करते हैं सर, इसको तोप में डालते हैं। IRR इक्वल्स टू छोटा ए प्लस बड़ा ए माइनस बी और बी माइनस ए ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास ए कितना है जी, छोटा रेट कितना है जनाब, 6% प्लस मेरे पास सर उससे रिलेटेड एनपीवी 7.1, फिर सर एनपीवी 7.1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर मेरे पास 6.5। मेरे पास सर बी कितना है, 10% माइनस 6% ऐसा। अब बताएं अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 7.1 डिवाइडेड बाय 7.1 प्लस 6.5। सर ये आपने प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो माइनस में इटसेल्फ, ये भी माइनस का निशान है दरमियान में, तो ये इफेक्टिवली प्लस ही हो जाएगा ऐसा। मल्टीप्लाई 0.04 प्लस 0.06, सर ये मेरे पास आता है एग्जैक्ट 8.1%। ठीक है जी, मैं सेफली इसको कह सकता हूँ जी IRR है इसका एग्जैक्ट 8.04 इज इफेक्टिवली 8% ऐसा। तो इसका IRR 8% है ऐसा। अगर आप इसको चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ये घर पे कर लेना, मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, तो मैं ऊपर करवा चुका हूँ इस तरह की एक चीज। धन्य जी कर लोगे मेरे बच्चों, पक्का। एक सवाल और देख लें ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए, एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। चलो जी एक और सवाल हम देखते हैं जनाब। हमारे पास ये भी एक बॉन्ड है, इसमें और पुराने सवालों में सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें रिडम्पशन पे थोड़ा सा प्रीमियम आ रहा है। और याद रखिएगा रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम मिलता है इन्वेस्टर को या कंपनी प्रीमियम पे करती है, इट विल नॉट बी काउंटेड एज इंटरेस्ट फॉर टैक्स पर्पसेस। इस पर कोई टैक्स सेविंग्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब आए ज़रा दोस्त में सबसे पहले ईयर ज़ीरो 1 2 3 और 4 सेम मैकेनिक्स होंगी, कोई चीज़ डिफरेंट नहीं होगी। अगर मैं आपसे कहूं जनाब मेरे पास मार्केट वैल्यू दी हुई है सर मार्केट वैल्यू इसमें मिसिंग थी। मार्केट वैल्यू है 99.57। ठीक है जी, ये मार्केट वैल्यू है सर। यहां मैं रखता हूं मार्केट वैल्यू। अच्छा जी, ये आ गया जी 99.57। अब सर मेरे पास इसके बाद लगातार जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 14% के हिसाब से ऐसे ही। इंटरेस्ट है कितना भैया, 14 रुपए, 14 रुपए, 14 रुपए और 14 रुपए। टैक्स सेविंग्स आएंगी सर हमारे पास, जैसे हम पास में लेते रहे सर टैक्स सेविंग्स। टैक्स सेविंग्स है सर 30% के हिसाब से 4.2 लगातार। तो सर मेरे पास इसके बाद एंड पे रिडम्पशन आ रही है, रिडम्पशन प्राइस या प्रोसीड्स होंगी 105। ठीक है, अब एक बात बताएं सर, मेरे पास अगर मैं इन सबको नेट करता हूं तो मेरे पास 99.57, सर मेरे पास 9.8, 9.8, 9.8 और 114.8। ये 114.8 क्यों, इसलिए कि सर 105 है। देख लीजिएगा दरमियान में शायद कोई एक आध मिनट के लिए स्क्रीन ऊपर नीचे हुई होगी, लेकिन यही सारे कैश फ्लोज हैं और आप इसको आराम से ड्राफ्ट भी कर चुके होंगे। मैंने इसको वीडियो को रिपीट नहीं किया क्योंकि सीधे सीधे कैश फ्लोज थे। ठीक है, अब बताएं सर अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, तो मैंने आपसे कहा था पहला रेट 10% ले लेना। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 99.57। ठीक है जी, अब 9.8 की मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 9.8 डिवाइडेड बाय 1.1, सर ये मेरे पास आता है जनाब 8.91। ठीक है जी, सीधा सीधा हिसाब। फिर सर मेरे पास आता है 8.1, सीधा सीधा हिसाब किताब। फिर मेरे पास आता है जनाब 7.36, 10% से मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ, और 114.8 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 4, ये मेरे पास आता है सर 78.41।
अब बताएं सर, यहां तक तो हिसाब किताब हो गया सीधा सीधा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं जनाब मुझे इनको एडअप करके दें और बताएं कि सर एनपीवी कितनी है, इनको मैंने जब एडअप किया तो मेरे पास 99.57 प्लस 8.91 प्लस 8.1 प्लस 7.36 प्लस 78.41, सर दिस सम्स अप टू 3.21। इट्स अ पॉजिटिव एनपीवी, पॉजिटिव एनपीवी। सो हमें एक बड़ा रेट इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम, अच्छा स्लाइटली पॉजिटिव है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम अगला रेट 12% भी यूज कर सकते हैं, 15 भी यूज कर सकते हैं, मर्जी आपकी अपनी है। मैं 12% यूज कर लेता हूं, आप 15 यूज कर लेना, डजेंट मैटर। 99.57, अब सर 98 डिवाइडेड बाय 1.12, 9.8 सॉरी 9.8 डिवाइडेड बाय 1.12, ये मेरे पास आता है सर 8.57 सॉरी 75, फिर जी डिवाइडेड बाय 1.12 ये मेरे पास आता है 7.82, सर ये मेरे पास आता है 6.98, और आखिरी 114.8 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 4 ये मेरे पास आता है 72.96। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया इन सबको ऐडअप करो और बताओ हमारे पास कितनी एनपीवी है, तो आप कहोगे जी -99.57 प्लस 8.75 प्लस 7.82 प्लस 6.98 प्लस 72.96। इनको अगर मैं सबको नेट करूं तो सर दिस इज 3.06 नेगेटिव एनपीवी, 3.06। अब बताएं मेरे पास सर दो रेट्स आ गए, दो एनपीवीज आ गई सर। छोटा रेट को मैं ए कहता हूं, ठीक है जी, उसकी एनपीवी को मैं कैपिटल ए कहता हूं, ठीक है जी। बड़े रेट को मैं बी कहता हूं और इसकी एनपीवी को मैं कैपिटल बी कहता हूं, ऐसे ही। अब बताएं सर अगर मैं आईआरआर निकालने जाऊं तो मुझे एक बात पता है कि आईआरआर बराबर है किसके, आईआरआर बराबर है ए प्लस बड़ा ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए, ऐसा। अब बताएं सर अगर मैं आईआरआर के लिए नंबर्स पुटअप करना शुरू करूं तो 10% प्लस 3.21 डिवाइडेड बाय 3.21 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.06 मल्टीप्लाई बाय 12% माइनस 10%, ठीक है जी। तो 3.21 डिवाइडेड बाय 3.21 प्लस 3.06 मल्टीप्लाई बाय 0.02 प्लस 0.1, यह आता है मेरे पास 11.02, ठीक है जी। तो आप लगभग कह लें कि 11% के आसपास इसका आईआरआर होगा, ऐसा जी। कर लोगे मेरे बच्चों, देख लोगे हिसाब किताब, ठीक है जी। यहाँ हम आईआरआर को खत्म कर रहे हैं सर। हमने मार्केट वैल्यूज निकालना सीख लिए डेट की, हमने मार्केट रेट्स निकालना सीख लिए, हमने रिडीमेबल डेट को देखा ऑल द वे, जो रिडीम हो जाता है 3 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद खत्म हो जाते हैं पैसे, ठीक है जी। हमने मार्केट वैल्यूज अगर गिवन थी तो मार्केट रेट निकालना सीखा आईआरआर से, और अगर मार्केट रेट गिवन था तो मार्केट वैल्यूज निकालना सीखी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकाल के, ठीक है जी। तो एक हमने कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज कर ली है इसकी, ठीक है जी। हर तरह का हमने हिसाब किताब देख लिया, टैक्स सेविंग्स हमने देख ली। अब हम जा रहे हैं सर कुछ क्वेश्चंस, अच्छा नहीं पहले हम जा रहे हैं सर इररिडीमेबल डेट को देखने के लिए। अगर मैं अपने उसी शेड्यूल पे वापस आऊं जिससे हमने शुरू किया था, तो हमने ट्रेडेड डेट को कहा था जनाब, कहाँ गया, हम यहां मौजूद हैं सर। ट्रेडेड डेट के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास है रिडीमेबल डेट और एक हमारे पास होगा इरिडीमेबल डेट। हमने रिडीमेबल को देख लिया। रिडीमेबल का मतलब जो 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल बाद पैसे वापस मिल जाए, जैसे आपके हर केस के अंदर एक सर्टेन टाइम के बाद आपको आपका प्रिंसिपल वापस मिल जाता था, तो हमने इसी तरह देखा। अब आगे जाके हम ये देखेंगे इरिडीमेबल डेट क्या होता है। रिडीमेबल डेट एक ऐसा डेट है जिसके अंदर आप एक दफा पैसे दे दें तो फिर आपको प्रिंसिपल वापस नहीं मिलता, आपको साल साल बेसिस पे सूद मिल रहा होता है लेकिन प्रिंसिपल वापस नहीं मिलता, ठीक है जी। तो हमने ये देखना है कि सर जब प्रिंसिपल वापस ना मिले तो आपने किस तरह का हिसाब किताब करना है, काम कैसे करना है। आपने आईआरआर कैसे, आपने जो है वो मार्केट वैल्यूज
और मार्केट रेट कैसे निकालना है। देखिए हर केस में डेट में सिर्फ दो ही चीजें ढूंढनी होगी, मार्केट वैल्यू मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू मार्केट रेट। अगर मार्केट वैल्यू देगा रेट मांगेगा, अगर रेट देगा मार्केट वैल्यू मांगेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में उसको कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, एक छोटा सा एरिया और हम देखते हैं जनाब, इरडीमेबल ट्रेडेड डेट, यानी अगर आप कंपनी एक ऐसा डिबेंचर इशू करे जिसमें कंपनी ये कह दे अपने बॉन्ड होल्डर से कि भाई प्रिंसिपल वापस नहीं मिलेगा, ये बॉन्ड जिसके पास है उसको कयामत तक सूद मिलता रहेगा, एक कांस्टेंट रेट से मिलेगा, 10% अगर कूपन रेट है 10% तक कयामत तक सूद मिलता रहेगा, लेकिन कोई प्रिंसिपल रीपे नहीं होगा, कोई प्रिंसिपल वापस नहीं मिले। अब इसका मतलब है इरिडीमेबल डेट में प्रिंसिपल वापस नहीं मिलता, इंटरेस्ट एक कांस्टेंट रेट से पे होता है और परपेचुटी तक पे होता है। अब बताएं सर इरिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ चूंकि परपेचुटी अप्लाई हो सकती है तो हम करेंगे ये, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बराबर है इंटरेस्ट का जो कैश फ्लो कयामत तक मिलना है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट, ऐसा। और सर अगर किसी मुल्क में इंटरेस्ट पे जो है वो टैक्स सेविंग्स मिल रही हो तो हमारा यही फॉर्मूला मॉडिफाई होके हो जाएगा इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, ऐसा, यानी इफेक्टिव इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, ऐसा। और जो हमारे पास केडी होगा ये भी कैसे होना चाहिए, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ऐसा। और याद रखिएगा इरिडीमेबल डेट में अगर एग्जाम में प्री टैक्स केडी गिवन है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट गिवन है। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का क्या मतलब है, अगर मार्केट में कंपनी जाके लोन लेती है किस रेट पे एग्जैक्ट बैंक से लोन मिलेगा, ये हमारा प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है। ठीक है जी, हम इसको इफेक्टिव बनाने के लिए 1 माइनस टैक्स रेट कर दिया करेंगे ताकि क्या बन जाए, मेरे बच्चों, साफ लिख देता हूं आपके लिए जरा सा, 1 माइनस टैक्स रेट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, ये पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। बस आपने ये याद रखना है जब टैक्स नहीं है तो इंटरेस्ट से भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, केडी भी आपने प्री टैक्स से लेना है। जब टैक्स आएगा तो आपने जो इंटरेस्ट है उसको टैक्स नेट करना है, यानी इफेक्टिव बोरिंग लेनी है, यानी नेट ऑफ टैक्स जो है वो लेने, इंटरेस्ट लेना है। देखिए यहाँ भी आपने नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट लिया, किधर गया, ये भी नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट है, यानी टैक्स माइनस कर दिया। ठीक है जी, तो डिस्काउंटिंग भी किससे होगी, फिर डिस्काउंटिंग भी किससे होगी, पोस्ट टैक्स केडी से होगी। अगर एग्जाम में पोस्ट टैक्स केडी की जगह प्री टैक्स केडी गिवन है तो आप इसको पहले मुसलमान करके, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा काट के फिर आप जो है वो पोस्ट टैक्स केडी बना देना है इसको। ठीक है जी, आए जरा इस पे सर कुछ सवालात सॉल्व करते हैं ताकि हम जो है वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएंगे सर, इसके जब सवालात आए तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, चलिए जी, हमने एक सवाल अपने सामने रखा, सवाल बड़ा है लेकिन एक ही काम बार बार करना है। ठीक है जी, हम एक एक बॉन्ड को लेके चलेंगे, मैं दरमियान में सबके ना लाइंस लगा देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ये आ गया दोस्त, ये आ गया दोस्त, ऐसा सर, ये आ गया, और सर हमारे पास ये आ गया, और आखिर वाले को भी गार्ड कर देते हैं सर, ये आ गया, डन। अब एक एक करके हम पिक करते हैं। बॉन्ड ए, बॉन्ड ए की फेस वैल्यू दी हुई है 789800, काफी सारे बॉन्ड इशू हुए हैं। हम 100 रुपए की फेस वैल्यू, एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मालूम करेंगे, एक बॉन्ड का सारा हिसाब किताब लेके चलेंगे हम, ये लंबे चौड़े नंबर्स नहीं लेके चलेंगे एग्जाम में। हम अज्यूम करते हैं कि एक बॉन्ड की पार वैल्यू 100 रुपए, ठीक है जी, फिर कूपन रेट है 12.5%, ठीक है जी, कूपन रेट 12.5% है सर, इसका इरिडीमेबल है, कभी भी रिडीम नहीं होगा, टैक्स रेट भी गिवन है, मार्केट वैल्यू भी गिवन है। अब आपसे उसने पूछा है मार्केट रेट, तो हम सबसे पहले कंपनी ए को टैकल करते हैं। ठीक है जी, या बॉन्ड ए को हम टैकल करते हैं। मालूम क्या करना है सर, इसमें मिसिंग फिगर्स मालूम करना। सवाल में उसने क्या कहा, सरफराज लिमिटेड इज परफॉर्मिंग अ ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज। ये क्या होती है, ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कंपनी को काम करने जा रही है और उससे पहले एनालिसिस करना चाह रही है ताकि उस काम को जस्टिफाई कर सके। मिसाल के तौर पर मैं एक प्लांट खरीदने जा रहा हूँ, उससे पहले ड्यू डिलिजेंस करता हूँ कि यार ये प्लांट मुझे फायदा देगा या नहीं। मैं एक लैपटॉप खरीदने जा रहा हूँ, मैं उससे पहले ड्यू डिलिजेंस करता हूँ, चेक करता हूँ मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, एनालिसिस करना। ठीक है, for Lahore Limited, Sarfaraz Limited is asked to perform valuation exercise of the following companies for their traded debts। हमने इन कंपनीज की ना डेट की वैल्यू निकालनी है और डेट की जो है वो कॉस्ट निकालनी है। बस कंपनी ए, सर मेरे पास सबसे पहले फेस वैल्यू हमेशा मैं 100 कंसिडर करूंगा, बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 होगी। सर यहाँ कूपन रेट गिवन है, कितने का भैया, कूपन रेट कितना है मेरे बच्चों, 12.5%।
सर मेरे पास टैक्स कितना गिवन है? सर मेरे पास टैक्स रेट गिवन है 32%। ये पहले को मैं इतना डिटेल में कर रहा हूँ, बाकी ऊपर से मैं नंबर्स ले लिया करूँगा, ठीक है जी। मार्केट वैल्यू गिवन है कितने की जी? 105.6। ये एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू। हाँ, अब बताएं सर, अगर मुझे कहा जाए कि जी केडी निकाल के दें, तो मुझे एक फंक्शन पता है कि मार्केट वैल्यू बराबर है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। अब मार्केट वैल्यू आपको पता है? जी सर मुझे पता है मार्केट वैल्यू कितनी, 105.6। सूद कितना है जी? 12.5, लेकिन 1 माइनस 32% डिवाइडेड बाय, सर मेरे पास पोस्ट टैक्स केडी पता है? नहीं सर, पोस्ट टैक्स केडी। अब इसको मैं वर्कआउट करूं तो 12.5 इंटू 0.68 डिवाइडेड बाय 105.6। सर ये मेरे पास आता है, टैक्स रेट 32% है, यस सर। तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 32% डिवाइडेड बाय 105.6, ये मेरे पास आता है सर 8.05, ऑलमोस्ट 8.05 ऐसा। तो मेरे पास सर आ गया पोस्ट टैक्स के डी 8.05%, ठीक है जी। तो याद रहेगा, बस सिंपल से फॉर्मूले से हमारे पास मार्केट रेट निकल आया। तो मार्केट रेट है सर यहाँ पे 8.05 ऐसा। अब बताएं मैं दूसरे पे जाऊं। अच्छा, अब इसकी टोटल मार्केट वैल्यू भी निकाल देना। टोटल मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? देखें, एक बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 105.6 है। टोटल फेस वैल्यू कितनी आ रही है? 7898780000। ये है फेस वैल्यू। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 से, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 105.6 से, तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी कितनी? 78980000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 105.6। सर ये मेरे पास आता है जनाब 8340288, 340288 ऐसा। तो मैं दो चीज़ों को बॉक्स में डाल रहा हूँ, एक इस कंपनी का, इस बॉन्ड का कॉस्ट ऑफ डेट जो मांगा एग्जामिनर ने, और इसकी मार्केट वैल्यू। डन होगी। अच्छा, एक स्टेप और आगे बढ़े, हम कंपनी बी पे जाएं। सर कॉपी करना है तो कर लो, मैं रुक जाता हूँ। कंपनी बी में सारी चीज़ें हमें पता है, मार्केट वैल्यू नहीं पता, ठीक है जी। हमें टैक्स भी गिवन नहीं है, टैक्स यहाँ नहीं है, टैक्स नहीं है सर। 18% का कूपन रेट है। तो मैं काम कर रहा हूँ सर, कंपनी बी के केस में मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ सर, मार्केट वैल्यू बराबर है 18 रुपए का कूपन, 100 रुपए पे 18% बनता है, 18 रुपए, कोई टैक्स नहीं है सर। मेरे पास मार्केट रेट गिवन है 15% का। तो अगर मैं आपसे कहूँ जनाब 18 डिवाइडेड बाय 0.15, तो मेरे पास मार्केट वैल्यू आती है 120 रुपए पर बॉन्ड ऐसा। अब बताएं 6752, सर मेरे पास फेस वैल्यू है 6752535। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 से ताकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 120 से ताकि मेरी टोटल मार्केट वैल्यू आ जाए, मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड। अच्छा, अब बताएं सर मेरे पास कितना आ रहा है? 65752 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120, ये मेरे पास आता है सर 8103,042। सर रुपीज़ 8103,042। सर ये मेरे पास आ गई इंटायर बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। देख लेंगे सर, मैं कंपनी सी की तरफ जा रहा हूँ सर। कंपनी सी में भी मामलात इसी तरह के हैं कि मार्केट वैल्यू ही मालूम करनी है, लेकिन टैक्स रेट गिवन है 30% का, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं काम करना, अच्छा मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ, ये नहीं बताया हुआ कि प्री टैक्स है पोस्ट टैक्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्री टैक्स, ठीक है जी। अब बताएं जी 8% का कूपन रेट है कंपनी सी में, 10.5% का प्री टैक्स रेट, 10.5% का, ठीक है। तो मैं कंपनी सी का डाटा निकाल रहा हूँ सर। सर मेरे पास मार्केट वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास 8 रुपए का कूपन रेट है, पक्का? यस सर, 100 रुपए पे 8% इज 8 रुपए, 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है जी। मेरे पास सर फिर 10.5% का प्री टैक्स रेट है,
मल्टीप्लाई बाय 70%, यानी सेम 1 माइनस 30%। आफ्टर टैक्स कर रहा हूँ मैं प्री टैक्स केडी को। 8 मल्टीप्लाई बाय 0.7 डिवाइडेड बाय 0.105 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ऐसा ये मेरे पास आता है। एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू इज 76.19। इसका मतलब है बहुत ही खराब तरीन बॉन्ड है ये, ठीक है जी, 1905, ठीक है जी। ये आगे सर मेरे पास एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड, ऐसा पर बॉन्ड। अब मैंने टोटल मार्केट वैल्यू मालूम करनी है सर, तो 9658 9658 750 9658 फेस वैल्यू है 750। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 से, मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 76.1905, तो टोटल मार्केट वैल्यू बराबर है ये मेरे पास आती है सर 7359050 7359050। सर ये मेरे पास इंटायर बॉन्ड की मार्केट वैल्यू आ जाती है। देख लेंगे सर इसको, ऐसा सिंपल सीधे सीधे फंक्शन हम लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऊपर इंटरेस्ट रख रहे हैं, नीचे केडी रख रहे हैं, ऊपर इंटरेस्ट रख रहे हैं, नीचे केडी रख रहे हैं, ठीक है जी। तीन कंपनीज मैंने ग्राउंड कर दी सर, कंपनी सी भी होगी। कंपनी डी पे आता हूँ सर। कंपनी डी पे 18 मिलियन का फेस वैल्यू है, 15% का कूपन रेट है, टैक्स कोई नहीं है, मार्केट वैल्यू दी हुई, कॉस्ट ऑफ डेट मांग रहा है, 96.8 मार्केट वैल्यू है, ठीक है जी। तो हम कंपनी डी का हिसाब किताब करने जाते हैं सर। कंपनी डी सर मेरे पास कूपन रेट है 18% का, ठीक है जी। इसको मैं डिवाइड करूंगा सर केडी से, तो मेरे पास मार्केट वैल्यू आएगी, ऐसा। लेकिन सर मेरे पास चूंकि मार्केट वैल्यू गिवन है वो है 96.8, ऐसे ही 96.8। अब बताएं मुझे पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए सर, टैक्स है ही नहीं इधर, 15% 18 नहीं है डी में, 15%। तो 15 डिवाइडेड बाय 96.8, मेरे पास सर कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा 15.5%। कंपनी के बॉन्ड की टोटल मार्केट वैल्यू का निकालनी है, तो मेरे पास बॉन्ड की फेस वैल्यू मौजूद है 18 मिलियन। 18 मिलियन मेरे पास फेस वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 96.8, ठीक है जी। 18 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 96.8, ये आता है मेरे पास 1742। ये है मेरे पास इंटायर बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, ऐसा। देख लोगे मेरे बच्चों, पक्का। बड़े एक से आगे कंपनी डी की तरफ, कंपनी ई की तरफ जाएं हम। चलिए जी आखिरी आखिरी कंपनी ई को भी हम देख लेते हैं जनाब। देखिए कंपनी ई में क्या मामला है। कंपनी ई के बारे में एग्जामिनर कह रहे हैं जी हमारी फेस वैल्यू है 26.575 200, 16% का हमारा कूपन रेट है, 40% टैक्स रेट है, और 18.5% हमारा केडी है प्री टैक्स। 18.5% केडी है, 16% हमारा कूपन रेट है। तो सबसे पहले इस काम करते हैं, मार्केट वैल्यू मालूम कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू बराबर है 18% का आपने सर 16 और 18.5, 16 रुपीज़ का सूद 100 रुपये के ऊपर, 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 18.5%, गालिबन रेट था हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय सेम 60% जो ऊपर के 18.5 ही था ना, यस सर, सॉरी। अब बताएं सर मेरे पास क्या आती है मार्केट वैल्यू, 16 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.185 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये मेरे पास आता है सर 86.49 या 86.4865 कर लेते हैं, ठीक है जी। पर बॉन्ड ये मार्केट वैल्यू है पर बॉन्ड, ऐसा रुपीज 86.5 या 48
पर बॉन्ड, ऐसा। अब बताएं सर, अगर मैं इस बॉन्ड की, एक बॉन्ड की मैंने मार्केट वैल्यू निकाल ली है, और अब अगर मैं जाऊं उस एंटायर बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू निकालूं, तो मेरे पास फेस वैल्यू है 26.575 मिलियन। 26.575, 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 86.4865। 26,575 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 86.4865। ये मेरे पास आता है सर, मार्केट वैल्यू आती है, इंटायर मार्केट वैल्यू आती है, टोटल मार्केट वैल्यू आती है ₹222.933960। सर ये आती है इंटायर मार्केट वैल्यू मेरे पास पूरे बॉन्ड की, ठीक है। अब बताएं मेरे बच्चों, मैंने आपको इरिडीमेबल डेट में बहुत ही थोड़ी सी चीजें सिखाई। इरिडीमेबल डेट में आपने सिंपली करना यह है कि आपने इंटरेस्ट को लेना है, ठीक है जी, और डिवाइड कर देना है सर किससे, कॉस्ट ऑफ डेट से, तो आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपके पास सर टैक्स हो, तो आपने फिर इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसको डिवाइड करना है किससे, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट से। ऐसा याद रहेगा मेरे बच्चों। ये हमने ये पूरा डेट का सेगमेंट कंप्लीट किया। अब इंशाल्लाह ताला हमने कुछ क्वेश्चंस देखने हैं वैक के ऊपर, ठीक है जी, यानी डेट और इक्विटी के सवाल अगर मिला के आ जाएं तो सर वैक कैसे निकालते हैं। फिर हम बढ़ेंगे जनाब अपने आगे के सेगमेंट्स की तरफ, जिसमें बैंक लोन्स हैं। कहाँ गया, माशाल्लाह अच्छा खासा काम हमने कर लिया मेरे बच्चों, रिवाइज भी करते जाओ साथ साथ में। सर ये रहा हमारे पास, हमने ट्रेडेड डेट कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास बैंक लोन्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। ये जब तीनों हम कवर कर लेंगे तो हमारे पास सिर्फ सीएपीएम का फंक्शन रह जाएगा और वैक का एंटायर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और हम माशाल्लाह अच्छे पेज से जा रहे हैं, ठीक है जी। याद रहेगा मेरे बच्चों, ट्रेडेड डेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कैश फ्लोस की मार्केट वैल्यू आ जाएगी, मार्केट वैल्यू रख के कैश फ्लोस का आईआरआर निकालोगे, मार्केट रेट आ जाएगा। ये ट्रेडेड डेट का रिडीमेबल वर्जन था। इरिडीमेबल वर्जन में हमने ये देखा था कि हमारे पास इंटरेस्ट ऊपर रखना है, केडी नीचे रखना है, क्योंकि एक परपेचुटी है। और सर अगर आप इस परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इरिडीमेबल डेट के अंदर, तो आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी। एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू आपने निकालनी है, और उस बॉन्ड के मार्केट वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इंटायर फेस वैल्यू से, तो आपके पास इंटायर बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, इंटायर जो है वो डेट की मार्केट वैल्यूज आ जाएंगी। सर इन सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेना, एक छोटी सी समरी बना लेना एक पेज की। चार ही चीज़ें आपको मालूम करनी है। रिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू विच इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एट मार्केट रेट, रिडीमेबल डेट का मार्केट रेट विच इज़ द आईआरआर ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है जी। इरिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी, और अगर टैक्स हो तो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पोस्ट टैक्स केडी। इरिडीमेबल डेट का मार्केट रेट इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। ये देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन। चले जी, अब हमने जब कंप्लीट कर लिया है डेट वैल्यूएशन को और इक्विटी वैल्यूएशन को, तो हम कुछ सवालात देख लेते हैं। वैक के फुल क्वेश्चन इन पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आएगा उसका एक ब्रीफ सा ढांचा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कह रहे जी, शहबाज लिमिटेड वांट्स टू गेज या विशेस टू गेज इट्स वैक, ठीक है जी, अपनी वैक निकालना चाह रहा है, कैलकुलेट करना चाह रही है कंपनी, ठीक है। अच्छा, इसने अभी अभी डिविडेंड पे किया है 24 रुपए का, और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि डिविडेंड में ग्रोथ रेट 6% का होगा, और हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 19% है, और नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है। ये जो शुरू की चार इंफॉर्मेशन हैं सर, दिस इज अबाउट इक्विटी। ये किसके बारे में, यह है इक्विटी के बारे में। और अगर कोई बंदा इक्विटी के लेक्चर्स काफ़ी टाइम से नहीं लिया उसने, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि शुरू के 3-4 लेक्चर हैं वो ले लें और फिर आके इसको देखें, ठीक है। 8% डिवेंचर्स, 8% क्या जी, कुपॉन रेट हमेशा शुरू में दिया हुआ होगा। 8% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स, ये कुपॉन रेट है, ठीक है। मार्केट रेट 6% है पोस्ट टैक्स, ठीक है जी, मार्केट रेट भी आ गया। फिर टैक्स रेट हमारा 30% है, और हमारी बुक वैल्यू डिवेंचर्स की 4 मिलियन है, 100 रुपए का एक बॉन्ड है। तो ये चार इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई सर डेट से रिलेटेड, और हमारा डेट रिडीमेबल डेट है, डन। तो अब हम वैक निकालना शुरू करते हैं। हमें चार चीज़ें चाहिए वैक के लिए। हमें वैक के लिए जो चार चीज़ें चाहिए
वो क्या क्या है, वो है जी हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट, ऐसे ही। अब आए सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मालूम करते हैं सर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें दिया हुआ है। सर हमें फंक्शन याद है, क्योंकि यहाँ डिविडेंड्स ग्रो हो रहे हैं, तो हमें फंक्शन याद है, पी नॉट इक्वल्स टू डी इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस जी। ऐसे ही इसको अगर मैं अप्लाई करूं तो मेरे पास प्राइस मुझे मालूम करनी है, डिविडेंड मैंने जो अभी पे किया 24 रुपए का, 6% मेरी ग्रोथ रेट है डिविडेंड्स में, डिवाइडेड बाय जी के है मेरे पास 19% माइनस 6% मेरे पास ग्रोथ रेट है। डन। अब बताएं सर मेरे पास पी नॉट यानी एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या आती है। ये आती है सर मेरे पास 195.69। एक शेयर की मार्केट वैल्यू है, मुझे तो टोटल इक्विटी की मार्केट वैल्यू चाहिए, ऐसा टोटल राजू, टोटल इक्विटी की मार्केट वैल्यू कैसे निकालूंगा सर मैं, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर हैं 50,000, एक शेयर की वैल्यू है 195.69, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सर उसको 50,000 से, तो मेरे पास इक्विटी की वैल्यू आती है, मार्केट वैल्यू ऑफ इंटायर इक्विटी इज ₹9784615। यह आ गई सर मेरे पास इंटायर मार्केट वैल्यू इक्विटी की, मार्केट वैल्यू आ गई जी इंटायर इक्विटी की। डन जी। अब एक काम करते हैं जनाब, हमने केई भी निकाला, केई तो एग्जाम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 19%, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। अब हम जाते हैं डेट पे सर, डेट के भी मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ऐसा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मालूम करने के लिए मुझे जो सवाल दिया हुआ है, 3 साल का टाइम है, 8% का कूपन रेट है, 30% टैक्स है, तो मैं मार्केट और केडी दिया हुआ है सर, पोस्ट टैक्स केडी दिया हुआ है, तो जीरो नहीं लगाना है, हमने 1 से शुरू करना है, मार्केट वैल्यू मालूम करनी है ना, 1 2 3, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास सूद कितना है जो मैं पे करूंगा, 8% के हिसाब से 100 रुपए पे है 8 रुपए, 8 रुपए 8 रुपए, एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मालूम कर रहे हैं, ठीक है जी। सर हमारे पास टैक्स रेट है 30% के हिसाब से 2.4, 2.4 और 2.4, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर रिडेम्पशन प्राइस है सर एज यूजुअल 100 रुपए की, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम अज्यूम करें 100 पे ही रिडीम होगा, तो सर ये मेरे पास होता है जनाब 5.6, 5.6 और 105.6। अब इन सब की मैंने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, पोस्ट टैक्स केडी जो कि सवाल में दिया हुआ है 6% का, ऐसा ही 6% दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, सर 6% दिया। फिर निकालें सर ज़रा, 5.6 डिवाइडेड बाय 1.06, ये मेरे पास आता है सर 5.283, दूसरा मेरे पास आता है 4.984, और फिर 1.09 सॉरी 1.06 रेज टू पावर 3, 88.66। अगर मैं इन सब को एडअप करूं 4.984 प्लस 5.283, तो मेरे पास एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू आती है 98.93, ऐसा। इन तीनों को अगर मैं एडअप कर दूं तो मेरे पास मार्केट वैल्यू आती है जनाब 98.93 पर बॉन्ड, ऐसा। अब मुझे सर 4 मिलियन रुपए की टोटल जो है वो बुक वैल्यू दी हुई है, इसको मैंने मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स में, यानी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालनी है मैंने, तो 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 100
मल्टीप्लाई बाय 98.93, ऐसा। तो मैं काम कर रहा हूँ सर 4 मिलियन को डिवाइड कर रहा हूँ 100 से, मल्टीप्लाई बाय 98.93, ये मेरे पास आता है सर 3957,200, 3957,200, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भी आ गई। अब अगर मैं काम करूं सर वैक निकालने जाऊं तो वैक के लिए मेरे पास सर अब चारों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं वैक कैलकुलेट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। वैक बराबर है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कितनी है भैया वो है 9784,615, 9784,615, बड़ी सी लाइन लगा देता हूं मैं, 9784,615 प्लस, अच्छा इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 19% से। 19% क्या है जी, मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये रहा जी लिखा हुआ है 19%। डन, नजर आ रहा है जी, देख लिया मैंने, चारों तरफ टिक लगा दिया इसके। अब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट सर 3957,200 मल्टीप्लाई बाय 6% का पोस्ट टैक्स केडी। अब बताएं जी, अगर मैं आपसे कहूं जी मुझे वैक चाहिए तो आप कहोगे अभी निकाल देते हैं, 9784,615 मल्टीप्लाई बाय 19% प्लस 3957,200 मल्टीप्लाई बाय 06%, ये मेरे पास आ गया जी सर डिवाइडेड बाय 9784,615 प्लस 3957,200, ये मेरे पास मेरे बच्चों आता है 15.26, ये आ गया जी वैक हमारा, और यही उसने आपसे मांगा है। ठीक है जी, देख लेंगे सर, कर लेंगे इस तरह के सवाल पेपर में आपको मिलेंगे जिसमें आपने इक्विटी और डेट की मार्केट वैल्यूज निकालनी होगी, फिर इवेंचुअली आपने वैक कैलकुलेट करना होगा। कर लोगे प्यारे बच्चों, देख लोगे हिसाब किताब, ठीक है जी। सर आज की क्लास को हम बस यहीं तक रखते हैं, और इंशाल्लाह ताला हमने अगले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी देखना है, बैंक लोन्स भी देखने हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी हमने देखनी है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में आपसे मुलाकात होती है। इस क्लास को थोड़ा सा मैंने छोटा रखा है क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करता तो ख़त्म नहीं हो पाता, और मैं नया चाह रहा था कि नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो। थैंक यू वेरी मच। हो गया, अच्छा भी नहीं।